ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा। और 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, बाकी जनता भी ज्वाइन कर ले। हाँ, ऑफलाइन आ जाए। लास्ट क्लास का एक बार रीड कर लीजिए, एक ब्रीफ अप दूंगा छोटा सा। विहान भैया, इतनी सुबह कैसे? ऐसा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आगे हो जाओ सर, 5 6 बच्चे बैठते हैं। और तेरे जैसे तो 10 12 भी बैठ जाए, है ना अदर? ट्राई करेंगे कि। चलिए सर। सर देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करना शुरू करा था। हम लोगों ने कहा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अक्सर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, जिसको आप नाम देते हो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। वहीं पर इसके बाहर कैटायन हो सकता है कितने भी नंबर, एनायन हो सकता है कितने भी नंबर। इनका आपस में आयोनिक बॉन्ड होता है। वहीं पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। इवन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एक मेटल मिलेगा और साथ में मिलेंगे लिगेंड्स। पक्का? ये बात हम लोगों ने करी थी। अब एक एक करके जरा बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, कैटायन, इट हैज पॉजिटिव चार्ज and possess ionic bond with species. It can be in any number. In order to complete the valency. अब वैलेंसी कंप्लीट कैसे होती है? मान लेते हैं इस साइड पर 3 माइनस का चार्ज है,
और आप इसके साथ सोडियम प्लस लगाने जा रहे हो, तो आप इस प्लस को और इस 3 को क्रिस क्रॉस करते हो ताकि ये बन जाए Na3 दिस वन। याद होगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड 9th क्लास में लिखना सीखा था, और वो लिखते वक्त हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड करते थे। सर इसका चार्ज इसकी एंटिटी बताता है और इसका चार्ज इसकी एंटिटी, तो उस कंडीशन में हम क्या कंप्लीट कर रहे होते हैं, वैलेंसीज। तो जो हमारा कैटायन है उसका नंबर डिसाइड होगा ये वैलेंसीज को कंप्लीट करते वक्त। सिमिलरली एनायन भी नेगेटिव चार्ज and possess ionic bond with species. It can be in any number in order to complete the valency। तो केटायन एनायन तो हमारे इन स्पीशीज की वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल में हो रहे हैं। ये हैं या नहीं हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज डिसाइड करेगा। मान लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है तो ना कैटायन होगा ना एनायन होगा। मान लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है तो एक एनायन होगा। मान लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस का चार्ज है तो 2 एनायन होंगे। या मान लेते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पे तो प्लस का चार्ज है लेकिन एक कैटायन भी प्लस वाला जुड़ा हुआ है, तो टोटल 3 का प्लस हो गया, तो 3 कितने होंगे, एनायन। तो वो हर एक कॉम्प्लेक्स में वेरी करता है कि कैसे वो किसके साथ आयोनिक बॉन्ड और किसके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा है। जल्दी से इतना कॉपी कर रहे हो, फिर आगे बात कर रहे हैं। हो गया। भावेगा इतनी जल्दी कैसे।
कर दूं स्क्रॉल? हो गया। चलिए, अब देखो, अब जरा हम लोग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। जब भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, इनके साथ कैटायन या एनायन हो सकता है। लेकिन जब न्यूट्रल होगा तो उस केस में नो कैटायन एंड एनायन। पक्का? ऐसे ही सेकेंड चीज, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सीसी लिख रहा हूं, कंटेन्स सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स। सबसे पहले सेंट्रल मेटल। बेटा सेंट्रल मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है या जीरो चार्ज वाला, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है वेकेंट ऑर्बिटल्स देना। यानी क्या एक्ट करना? ल्यूइस एसिड। वहीं पर लीगेंड देखो, लीगेंड की कहानी लंबी है, पहले चलो इतना कॉपी करो, फिर लीगेंड पे बात करते हैं। गर्भ भैया गुड मॉर्निंग। गर्भ भैया मॉर्निंग सर।
लिख लिया? नैतिक भी इतनी जल्दी कैसे आ गए? कर दूं स्क्रॉल? चलिए, अब जरा लीगेंड की कहानी ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला लीगेंड पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, जीरो चार्ज वाला भी हो सकता है। लेकिन हम इसके इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको लीगेंड नहीं कह रहे, बल्कि इसके ल्यूइस बेस एक्ट करने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? लीगेंड। मतलब ये क्या देता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पक्का? नैतिक भी म्यूट कर लो अपने आप को। तो यहां तक ये बात हुई। अब हम लोग लीगेंड्स को काफी तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल, सपोज पॉजिटिव चार्ज हो तो एग्जाम्पल है NO2 प्लस, ये लीगेंड की तरह काम करता है। नेगेटिव चार्ज तो बहुत ही सारे मिलेंगे, क्योंकि जब भी नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही होना है। Cl माइनस, F माइनस, Cn माइनस एंड सो ऑन। वहीं पर जीरो चार्ज वाला H2O, NH3, NH2, CH2, CH2, NH2, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस हुए। सेकेंड क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना, ligands are classified as strong and weak ligands। अब सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा लिगेंड है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दे। एग्जाम्पल के तौर पर बात को सुनिएगा, अभी ये डिटेल में सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। सपोज मैं बोलूं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4 और इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। कितने भी लिगेंड हो उसमें से एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इसको पेयर कर देगा और ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ये कब होगा, कहां होगा, किस जगह पर होगा, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये चार एग्जाम्पल आपने जरूर माइंड में रखने हैं। CO, CN, EN यानी इथाइलीन डायअमीन, यानी NH2, CH2, CH2, NH2 और NH3। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये है साइनाइड, ये इथाइलिन डायमीन, और ये अमोनिया। ये चार स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स हमने माइंड में जरूर रखने हैं। इससे ज्यादा भी होते हैं, बट ये तो आपको बहुत कॉमनली नजर आएंगे। वहीं पर सेकंड कैटेगरी है वीक लीगेंड्स। दे डू नॉट ऑफर पेयरिंग। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालते हैं, जो कि लेटर ऑन स्टेज में एक थ्योरी में हमें पता चलेगी। बट क्योंकि अब हम सब कुछ पहले पढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जब तक हमें ऑब्जर्वेशन ना हो कि हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं, तब तक हम उससे आगे की बातचीत नहीं कर सकते। देखो, जब आप लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, उसमें प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया गया था। पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़कर आए थे, फिर उसकी सारी थ्योरीज पढ़ी थी। सर, पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आया, फिर उसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी आई, फिर उसके बाद आपकी वीबीटी आई, हाइब्रिडाइजेशन आई, और फिर एमओटी आई, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या उनके बनाने या उनके स्ट्रक्चर ओरिएंट करने के तरीके को समझ रहे हैं, और फिर उससे आगे वो सारी थ्योरीज में अप्लाई करेंगे, जोन सी थ्योरीज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के इवोल्यूशन में हेल्प करी। तो यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो हमें किसी ना किसी थ्योरी में मिलेगी, बट डेफिनेटली जब वो थ्योरी में मिलेगी तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी फॉर द टाइमिंग जितना जैसे जिस चीज को लर्न करना है वो आपके सामने लिख रहा हूं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से कॉपी करिए, अभी लीगेंड्स ही चलेगा।
क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर। अब देखिए, हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, लिगेंड्स की, और हम लोग लिगेंड्स को डेंटिसिटी के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। अब पॉइंट आता है, सर ये डेंटिसिटी क्या है? देखो, डेंटिसिटी का मतलब टू पोजेस नंबर ऑफ टीथ। अब कहोगे सर इसका हमारी केमिस्ट्री में क्या लेना देना? ना ही ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। डेंटिसिटी टू टेल द डेंचर, हमारे दांतों के अगर पूरे के पूरे पेयर की बात करें तो कितने दांत हैं, उसको डेंटिसिटी बोलते हैं। बट केमिस्ट्री में कहां रोल आएगा, ये ध्यान से समझ। सपोज मैं लीगेंड की बात करूं, लीगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो मेरे लिए ये किसी सामने वाले के साथ एक बॉन्ड से एसोसिएटेड होगा, तो मैं बोलूंगा इसकी डेंटिसिटी क्या है, 1। और ये यूनिडेंटेट है। ऐसे ही कोई लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो हम बोलेंगे इसकी डेंटिसिटी, और ये कहलाएगा बाइडेंटेट। ऐसे ही कोई लिगेंड तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो हम बोलेंगे इसकी डेंटिसिटी 3 है, और ये है ट्राई डेंटेट। ऐसे ही किसी लिगेंड की कैपेबिलिटी है चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, तो ये कहलाएगा टेट्राडेंटेट, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी क्या है। ऐसे ही एन बनाएगा तो हम कहलाएंगे इसको पॉलीडेंटेट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कोई एक स्पीशीज एक डेंटेट है या एक से ज्यादा, या उसकी डेंटिसिटी एक है या उससे ज्यादा? तो समझिएगा, इन अ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स capable to behave as Lewis base decides denticity। मान लो एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स हैं, और चार एटम में एक एटम ही केपेबल है ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करने के लिए, तो बाकी तीन हो या ना हो एक ही बात है। चारों में सिर्फ एक केपेबल है, तो मॉलिक्यूल की कैपेबिलिटी भी कितनी? तो ये क्या होगा, यूनिडेंटेट। अगर मॉलिक्यूल में दो एटम्स केपेबल हैं ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करने के लिए, तो हमारी डेंटिसिटी क्या होगी, 2। तीन तो तीन, चार तो चार। अब सर फिर दोबारा से क्वेश्चन वही कि हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा एटम है वो केपेबल है या नहीं? तो बेटा किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके पास लोन पेयर होगा, तो वो क्या बिहेव करता है, ल्यूइस बेस। लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ओनली वन पेयर पर एटम कैन बी शेयर्ड। मतलब
प्लीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपके सामने Cl माइनस का एग्जाम्पल लेता हूं। कोई मुझे बता सकता है Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। माइनस चार्ज की वजह से कितने हो गए? 8। कितने लोन पेयर है इसके पास? 4 लोन पेयर है। लेकिन मैंने क्या स्टेटमेंट दी? एक एटम कितने पेयर दे सकता है? एक। तो एक एटम एक पेयर दे सकता है, तो इस पूरी एंटिटी की कैपेबिलिटी क्या हुई? 1 की, यानी इसकी डेंसिटी 1 हुई, और ये क्या हुआ? यूनिडेंट। देखना जरा जरा ध्यान से। मैं आपके सामने अमोनिया लिखता हूं, NH3। कितने एटम्स हैं? 4। 4 होने का मतलब है 4 से ज्यादा तो इसकी डेंसिटी हो ही नहीं सकती। यानी अगर दे सकेंगे तो एक एटम एक पेयर दे सकेगा, उससे ज्यादा पेयर। अब मैं जरा इसको ओपन करके देखता हूं, जरा हेल्प करिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इनके पास कोई लोन पेयर। नाइट्रोजन ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी। तो अल्टीमेटली गौरिक, पूरे मॉलिक्यूल में मेरे पास सिर्फ एक नाइट्रोजन ही ऐसा है जो डेंसिटी पोजेस कर रहा है। अब एक एटम की एक डेंसिटी, और इन 4 एटम में से तो सिर्फ एक ही एटम डेंसिटी दिखा सकता है, तो ये भाई साहब भी कौन से हुए? यूनिडेंटेट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। NH2 CH2 CH2 NH2। ना इस CH2 के पास कैपेबिलिटी, ना इस CH2 के पास कैपेबिलिटी। विकास, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इनके पास लोन पेयर नहीं है। इसमें दोनों हाइड्रोजन, इसमें दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इनके पास भी लोन पेयर। इसकी बात करूं तो एक, इसकी बात करूं तो, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल डेंसिटी प्रोवाइड करने वाले कितनी एंटिटीज? तो हमारी डेंसिटी क्या हो गई? चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। OH माइनस, OH माइनस में ऑक्सीजन ने सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर आया। जरा और थोड़ा सा ओपन करके लिख लें तो OH माइनस है। अब इस OH माइनस में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में उसके पास लोन पेयर है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसके पास लोन पेयर। बेशक इसके पास 3 लोन पेयर है, लेकिन देगा सिर्फ। तो इसकी डेंसिटी क्या? तो डेंसिटी क्या है, कैसे निकलेगी, उसका छोटा सा रूल। सर पहली चीज, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स केपेबल हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के, कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? सर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर वो ल्यूइस बेस बनने के या बिहेव करने के केपेबल हैं, तो आपके लिए वो डेंसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो केपेबल नहीं है तो डेंसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एक एटम मैक्सिमम एक ही पेयर दे सकता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी इररिस्पेक्टिव उसके पास 4 लोन पेयर हो, उसके पास 3 लोन पेयर हो, उसके पास एक लोन पेयर हो, वो सिर्फ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यानी 1 पर एटम। पक्का बात समझ में आती है? तो इसके बिहाफ पर डेंसिटी आई। अभी ये डेंसिटी ही कंटिन्यूएशन में चलेगी, पहले आप इसको कॉपी करिए।
हो गया। सर आज मैंने कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं 3 बजे। कंसंट्रेशन मतलब कि हम लोगों ने मोलारिटी मोलालिटी तक डिस्कस करा था, उसके बाद की कंसंट्रेशन डिस्कस करूंगा, साथ में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। कृपया करके भूलिएगा नहीं, क्लास ले लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी चीज स्किप या मिस ना हो। कर दूं स्क्रॉल। अब देखिए यहीं पर हम एक और लीगेंड लिखते हैं डेंटिसिटी के आर्टिकल में ही, दैट इज एम्बिडिएंट लीगेंड। हमारे पास कुछ ऐसे लीगेंड्स होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल CN माइनस, SCN माइनस या NO2 माइनस। इनके पास एक से ज्यादा ल्यूइस बेस हेड होते हैं। जैसे सपोज मैं CN माइनस की बात करूं तो इसमें C एक्टिव है, तो ऐसे लिखने में N एक्टिव हो। क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। ऐसे लीगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक या ल्यूइस बेस हेड हो, बट एक एक्टिव हो एट अ टाइम, उस केस में इस लीगेंड को बोला जाता है एम्बिडिएंट लीगेंड। देखो अगर दो हेड हैं और दोनों के दोनों एक्टिव हो जाए तो मैं उसको बाइडेंटेट बोल दूंगा। एक हेड है और वो एक्टिव रहे तो मैं उसको यूनिडेंटेट बोल दूंगा। लेकिन हमारे पास दो हेड हैं लेकिन वन एट अ टाइम एक्टिव है, तो उस टाइम पर हम इसको क्या बोलेंगे, एम्बिडिएंट। इसमें CN माइनस यानी साइनाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्रो, ये तीनों ही आपके लिए एम्बिडिएंट लीगेंड का काम करते हैं। अगर आप लोगों ने आगे चलकर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स यानी पार्ट 2 ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, या जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो वर्ड सीखता है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। वहां पर सिर्फ बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स या न्यूक्लियोफिलिक हेड्स। दो हैं लेकिन एक एक्टिव है एक टाइम पर। सेम एग्जाम्पल यहां पर काम कर रहे हैं एज एम्बिडिएंट लीगेंड। सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर भी वो न्यूक्लियोफाइल का तो बिहेवियर दिखा रहे हैं लेकिन मेजरली ल्यूइस बेस बिहेवियर दिखा रहे हैं, यानी लीगेंड की तरह एक्टिव होने का बिहेवियर पोजेस कर रहे हैं। तो कह सकते हैं हमारे दो एटम्स हमें लीगेंड बिहेव करवा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ कितने एक्टिव हो, एक एक्टिव हो। तो आप उनको क्या नाम दोगे, एम्बिडिएंट लीगेंड। लिख लीजिए, मैं ही बोल रहा हूं। एम्बिडिएंट लीगेंड, ambidient ligand are those ligand, ambidient ligand are those ligand which have
which have two nucleophilic heads. But only one is active at a time. But only one is active at a time. एग्जाम्पल ये तीनों लिख रहे हो?
तो लिख लिया? 2 मिनट लगाकर जरा रीड कर रहे हो जो भी लिखा है, फिर इससे आगे बात कर रहे हैं। अब इधर देखो, हमारे कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा लीगेंड्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, इफ अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंटेन्स ligands of more than one type, हम इसको हेट्रोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वहीं पर ये सिर्फ एक टाइप के लीगेंड्स कैरी करेगा, तो हम इसको बोलेंगे होमोप्लेटिक।
इसके साथ प्लीज समझिएगा, कोऑर्डिनेट नंबर, अगर मेरे पास एक्स लीगेंड्स हैं, सपोज मैं मानकर चलूं एक ही टाइप के, और हर एक लीगेंड की डेंसिटी डी है, तो मेरे लिए कोऑर्डिनेट नंबर यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड a central metal may produce हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय डी। एग्जाम्पल मैंने लिखा CO F6 चार्ज 3 माइनस, इस टाइम पर एक ही टाइप के लीगेंड है, कौन से? F-। मेरी हेल्प करना व्यान, इसमें कितने एटम? एक। तो एक एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी फलक? 1। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूं इसका कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? पक्का बात समझ में आती है? यानी नंबर ऑफ लीगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय देयर डेंसिटी इज कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट नंबर। अब यहां पर सपोज एक और एग्जांपल होता, COH2O होल 1, NH3 होल 1, Cl4, और इस पे चार्ज होता 2 माइनस का। तो बेटा मैं खुद बता रहा हूं H2O की डेंसिटी 1 है, NH3 की डेंसिटी 1 है, Cl माइनस की डेंसिटी 1 है। तो आपके लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा? 6। तो इस केस में हमारा कोऑर्डिनेट नंबर क्या आया? 6 आया। पक्का? जल्दी से कॉपी कर रहे हो इसको? रिक एंड हर्षित।
हो गया? क्लियर है? कर दो स्क्रॉल। चलिए, अब देखिए बेटा, हम लोग सबसे पहली थ्योरी करते हैं डिस्कस। थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ने कहा कि हमारा जो सेंट्रल मेटल है, ये दो तरीके के बॉन्ड बनाता है। एक आयोनिक बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जहां आयोनिक बॉन्ड यानी उसका चार्ज हम लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी के नाम से, वहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट नंबर के नाम से, और इसको नाम देंगे सेकेंडरी वैलेंसी। इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, और जतिन उस एक्सपेरिमेंट में एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई गई। अब सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सर मान लीजिए ए बी एक आयोनिक कंपाउंड है और डीसी एक दूसरा आयोनिक कंपाउंड है। अगर ये दोनों रिएक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कैटायनिक पोर्शंस या एनायनिक पोर्शंस इंटरचेंज हो जाते हैं और बन जाता है एसी और डीबी। लेकिन ये आयोनिक पोर्शंस इंटरचेंज क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप एक सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हो तो ये सब आयंस में होते हैं, यानी ए प्लस, बी माइनस, डी प्लस, सी माइनस, और ये अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेटर स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। अब इसका बैकबोन क्या है? इसका बैकबोन है आयोनिक बॉन्ड। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ कौन दिखाएंगे? आयंस। यानी किसी एंटिटी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पोजेस नहीं करे, लेकिन किसी एंटिटी ने आयोनिक बॉन्ड बना रखा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पोजेस करेगा। अब इसको एक स्टेटमेंट से समझते हैं, ध्यान से देखना। 1 मोल ऑफ CO Cl6 reacts with excess of AgNO3 produces 2 moles of AgCl. Predict primary valency, secondary valency and coordinate complex. अब सर, आपने तो सिंपल सा, क्यूट सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा COCl होल 6 दिया है। आपने
इसमें कितने एनायन दिए? 6। लेकिन Cl माइनस तो आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कितनों ने आयोनिक बॉन्ड बनाया है और कितनों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो वो कह रहा है कि वर्नर्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उसने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी और वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि आउट ऑफ दी 6 Cl हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग आयोनिक बॉन्ड एंड अदर्स आर प्रोड्यूसिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कैसे हमें नजर आएगा, ये ध्यान से देखना। जतिन, यहां पर 6 Cl हैं, तो मैक्सिमम कितने Cl आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं? 6। अगर ये सपोज 6 के 6 Cl आयोनिक बॉन्ड बनाए होते तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते। लेकिन अगर ये 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सपोज 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं जरा एक सेकंड के लिए रिएक्शन लिखूं, ऑब्जर्व करिएगा इसी स्टेटमेंट से। 1 मोल ऑफ COCl विद एक्सेस ऑफ AgNO3, भाई तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा, प्रोड्यूसेस कितने मोल AgCl के? प्लस कोई एंटिटी, अभी नहीं पता क्या एंटिटी होने वाली है, लेकिन जरूर पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। मेरा आयन सामने वाले के पास गया है और सामने वाले का आयन, जरा ध्यान से देखना, मेरा आयन सामने वाले के पास गया है और सामने वाले का आयन मेरे पास। जतिन बता सकते हो COCl6 में कितने Cl? 6। AgCl में कितने Cl? लेकिन कितने मोल बना? तो टोटल कितने Cl आपने कंज्यूम कर लिए? बचे कितने? 4। तो भाई सबसे पहले तो ये COCl4 है। अब यहां से Cl निकलकर यहां आया, ये दिख रहा है, तो यहां से निकलकर क्या आया होगा मनवीर? NO3। कितने? 2। रिएक्शन कंप्लीट होती है, दोबारा से बयान देख रहे हैं, दोबारा से बात कर रहे हैं, COCl6 प्लस AgNO3। मुझे पता चला 2 मोल AgCl बना है, मुझे नहीं पता था बाकी प्रोडक्ट क्या है, बट मुझे पता है यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब 2 Cl निकल कर गए तो 2 NO3 आए भी होंगे, तो मैंने इसको एज अ कंप्लीट लिख लिया। अब कंप्लीट लिखने के बाद अंगद मेरी हेल्प करना चाह रहा है। अंगद, यहां पर 6 Cl जरूर हैं, लेकिन 4 Cl तो वहीं के वहीं टिके हुए हैं और 2 Cl कौन सा बॉन्ड दिखा रहे हैं? तो ये 2 Cl ने दिखाया आयोनिक बॉन्ड और ये 4 Cl ने दिखाया कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं मेरा कॉम्प्लेक्स क्या होने वाला है? प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे लिए COCl4.Cl2 लिख सकता हूं। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं जो कि नहीं हिले और 2 आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं जो कि डिस्प्लेस हो गए, हाँ या ना? तो टेक्निकली मेरे लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ 4 Cl आएंगे। क्यों 4 Cl आएंगे? क्योंकि सर स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है और आयोनिक बॉन्ड सारे के सारे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? Cl2। पक्का बात समझ में आती है? अब इस बात को समझने के बाद प्लीज समझिएगा, मेरे स्फीयर ने कितने आयोनिक बॉन्ड बनाए हैं? 2। पक्का? और मेरे सीओ ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 4। बात समझ में आती है? तो प्लीज यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। मेरे लिए प्राइमरी वैलेंसी
यानी सर जो हमारे पे चार्ज है और वो चार्ज किससे अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके साथ आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी, सेकेंडरी वैलेंसी सर कोऑर्डिनेट नंबर। आज Cl एक यूनिडेंटेट लिगेंड है और कितने हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या, और वहीं पर ये पूरी की पूरी एंटिटी मेरे लिए क्या है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। पक्का बात समझ में आती है, क्लियर है, लिखिए प्लीज। मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट की फॉर्म में वो लिखेंगे फिर कॉपी करेंगे। लिखिए अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, a central metal, a central metal can possess a central metal can possess primary valency and secondary valency. A central metal can possess primary valency and secondary valency, where primary valency where primary valency act as number of ionic bond, number of ionic bond a species may produce, number of ionic bond a species may produce while secondary valency shows number of coordinate bond an entity can produce। जिसको मैंने 1 मार्क करा वो कॉपी कर रहे हो। लिख लिया, देखो एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड showing ionic bond possess double displacement reaction,
which helps us to predict, which help us to predict number of ionic bond being produced, and likewise primary मैं एक बार लास्ट स्टेटमेंट दोबारा से बोल रहा हूं,
any coordinate compound showing ionic bond possess double displacement reaction which help us to predict number of ionic bond being produced and likewise primary valency of central metal. Similarly, number of ions which do not get displaced contribute to secondary valency. मैं भी इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप पर डाल दूंगा, ये कॉपी कर लेना थोड़ी सी जगह छोड़कर ऑनलाइन वालों, या ये भी शेयर कर रहा हूं और एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये फाइल शेयर कर दूंगा तो आराम से कॉपी कर लेना। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। मैं बोलता हूं सपोज मेरे पास कंपाउंड है, COCl6.2H2O, COCl4.2H2O, COCl2.2H2O। मैं इस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स AgCl के मिलेंगे। यहां मिले मुझे 2 मॉलिक्यूल्स, यहां मिले मुझे 4 मॉलिक्यूल्स, यहां मुझे मिले 2 मॉलिक्यूल्स। बताइए मेरी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और मेरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? सबसे पहली चीज, जितने मॉलिक्यूल्स मुझे AgCl के मिलेंगे वही क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। अब यहां से कितने Cl, जिसमें से 2 तो आपने डिस्प्लेस कर दिए, तो बचे कितने? यहां से 4 Cl और यहां से 2 H2O। टोटल सेकेंडरी वैलेंसी कौन कंट्रीब्यूट करेगा? 6। मैं ऐसे लिख देता हूं 6 + 2 - 2। ये 6 है, ये 2 है और ये वाला -2। आपके लिए यहां पर लिख लेता हूं एंटिटी 1, एंटिटी 2 और ये AgCl। ठीक है, इधर आ जाओ। 4 + 2 - 4 तो कितना? इधर आ जाओ। 2 + 2 - 2 कितना? तो आपके पास ये एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछी जाए। पक्का? तो ये एक फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हुई है। कल की क्लास के अंदर इससे अगली वाली थ्योरी कंप्लीट करेंगे। प्लीज मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग दिस। मैं आपको ये फाइल शेयर कर रहा हूं तो आराम से कॉपी कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रिक्वेस्ट है कि अगर लगे कि ये वीडियो दोबारा से देखनी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, फाइल वीडियो शेयर हो जाएगी अभी।